जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि 17 नवंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। किसका? तो ग्रुप डी का। समझ गए आप लोग? ग्रुप डी का आपका 17 नवंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। तो आप लोग बिना विलंब किए आप लोग जितना भी एमसीक्यू अभी हो रहा है वो आप फॉलो कीजिए। जो चैप्टर में आपको परेशानी आ रहा है वो चैप्टर फॉलो कीजिए। यदि आपको कोई चैप्टर में स्पेशल कोई चैप्टर में परेशानी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। वो चैप्टर को लेकर मैं फुल एनालिसिस के साथ आप लोग के सामने साझा करूंगा। ठीक है, तो आप लोग सेशन से बन जाइए और लाइक कर दीजिए यदि सेशन से जुड़ गए हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप डी बच्चे के लिए है। बिल्कुल वन मेथ वन लाइनर सॉल्यूशन है, कहीं आपको जाने की दिक्कत नहीं है। एक बार आप फुल्ली एनालिसिस देख लीजिए, इसके बाद समझ में आ जाएगा क्या यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जिससे होगा क्या, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो किसी प्रकार के फाइनेंशियल जॉब हो, ठीक है, सबका नोटिफिकेशन ए टू जेड आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। आपका ग्रुप डी का आज सेट चलेगा मेरे दोस्त 25 अगस्त 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए थे ए टू जेड वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और ए टू जेड वो क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे जो पहले जो एग्जाम्स हो चुके थे ए टू जेड, हम जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे टोटल करवा दिए गए। यदि आपने नहीं देखे, आपने नहीं देखा तो आप बहुत मिस किए हैं। बहुत बच्चे ने उसको प्यार दिए हैं, तो आप लोग जाके वो सेशन जरूर देखिए, जिससे हो सके डायरेक्ट आपसे 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे देखने को मिल जाएंगे। जब इसका आंसर किया आएगा तब आपको इससे एनालिसिस करवा देंगे क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, समझ गए? चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब के। तो इसको सरलीकरण कीजिएगा। रूट अंडर दिया गया है 729, समझ में गए? रूट अंडर 729 15 गुना इतना इतना। देखिए इस सब में सबसे ज्यादा आपको करना कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं, मेरे पास कैलकुलेशन का कोई साधन नहीं है और नहीं कैलकुलेशन हम करवाते हैं। समझ गए? तो आप यहाँ से सिंपल देखिए, ये तो 15 का ही है ना रूट अंडर, इसको हटा दिए। 225 का रूट अंडर 15 ही होता है ना, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से हटा दिए। 729 का कितना होता है तो आप सिंपल जानते हैं 27 का, आपको पता रहना चाहिए कम से कम। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए 50 तक। ठीक है, यहाँ 15 हम लिख चुके हैं, गुना 25 और रूट अंडर 81 जो होता है मेरे भाई वो 9 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से 9 या 27, 3 से 15, 5 बचे 25, यानी इसका उत्तर जो आएगा 5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो जितना जल्दी, इसमें आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? यदि कैलकुलेशन आपके माइंड में है तो पेन भी उठाना, यदि आपने प्रैक्टिस उस लेवल का कर रखा है तो आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसको सरलीकरण कीजिएगा। 3 पे पावर क्यू गुना 2 पे पावर 4 गुना 7 पे पावर। ठीक है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको गुना 27 करेंगे, फिर इसको 16 करेंगे, फिर इसको 49 करेंगे, फिर इसको 9 करेंगे, फिर इसको 56 करेंगे, फिर इसको घटाएंगे। क्यों मैं इतना करने जाऊँ, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है, यानी 2 चला गया, 1 3 यहाँ बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 7 यहाँ पावर 2 है, एक 7 से ये जाएगा, ये 8 बार में बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 पे पावर 4 16 है, यहाँ से जाएंगे, इसको 2 बार में ले जाए, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या आपके पास उत्तर आ गया, 3 गुना 2 गुना 7, 7 दूनी 14 चौथिया 42 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना ये समय नहीं बचना, मान के चलिए मेरे भाई, 1 मिनट तो आप इसमें समय दीजिएगा। 1 मिनट के तो अंदर आप इस तरह कैलकुलेशन कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 1 मिनट तो आपको समय देना ही पड़ेगा। समझ गए? यदि आप इस तरह करते हैं तो हो सकता है ये 30 सेकंड में आप सॉल्व कर दे, और 30 सेकंड जो बचा है वो आगे आप प्रोसेस में लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी मैथ रीजनिंग कहीं भी विषय पे लगा सकते हैं। तो आपके पास ये होना चाहिए कि कितना मिनिमम से मिनिमम समय हम दे सके कोई भी प्रश्न करने के लिए। समझ गए आप? तो चलिए तीसरा नंबर इसी प्रश्न को आप लोग कीजिएगा। यदि एक गोलाकार गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, आपको बताना है। एक गोलाकार, एक गोला है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है तो आप लोग जानते हैं, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जानते हैं ना? ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो है मेरे भाई, इसी का तो वैल्यू 616 दिया गया। क्या मैं बराबर इसको लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से यदि आप इसको कटाइएगा तो इसको हम सिंपली फॉर्म में 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616 यहाँ से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं या नहीं? जरूर। 11 दूनी 22, 11 से 55, 11 छके 66, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 यहाँ से, यानी त्रिज्या का मान कितना निकल गया आपके पास? त्रिज्या का मान क्या निकला? 7। जब त्रिज्या का मान 7 निकल गया मेरे दोस्त, तो इसका आयतन निकालने में कोई ज्यादा परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। समझे? ये आपका आयतन होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 हम रख देते हैं। आर क्यू, आर क्या है? त्रिज्या क्या है? 7 का क्यू, यानी हम
सिंपल 7 से ट्रिपल बार गुना कर सकते हैं। 7 से आपका चले जाएगा, यहाँ से आप इसको 88 और गुना 49 और बेटे 3 कर सकते हैं। क्या इसको आपको गुना करने की आवश्यकता है? क्या इसको गुना हम करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ से कैसे आंसर निकलेगा? तो 88 यहाँ कर दीजिए आप, 50 माइनस 1, अरे 49 को 50 माइनस 1 तो हम लिख सकते हैं ना बेटे 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 440, ये होगा ना, इतना माइनस 88 बेटे आप ये कर दीजिएगा, समझ गए। इसको करने के बाद जो मेरे उत्तर आएगा मेरे भाई, इसको करने के बाद जो उत्तर आएगा आपका समथिंग 1437.33 आ जाएगा। देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आंसर करके पुट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या यही आ रहा है कोई दूसरा आ रहा है, समझ गए। तो बहुत सिंपल था। यहाँ से आपको त्रिज्या ये जो दिया गया था पृष्ठ क्षेत्रफल, इससे आपको सिर्फ इसका देने का मकसद ये था कि आपको लोग त्रिज्या ज्ञात कर लें, और त्रिज्या यदि ज्ञात कर लेंगे तो बस आयतन में सिर्फ त्रिज्या का तो वैल्यू पुट करना, समझ गए। यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, ये बहुत 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 एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका एएलपी में भी देखने मिला था 2024 का जो आपका वैकेंसी था, टेक में भी देखने मिला था आपका, ये टेक में भी देखने मिला था, यहाँ तक कि जेई में भी पूछा गया था, आरआरबी जेई में, ठीक है। तो क्वेश्चंस को एक बार पूरा पढ़िए, हम बार बार आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस को, आप चाहे मेरे दोस्त क्वेश्चंस बना पाए अथवा ना बना पाए, क्वेश्चंस पढ़िए। आप देख के हताश मत होइए कि क्वेश्चन इतना लंबा है तो इसका सोल्यूशन कहाँ जाएगा, न्यू स्टूडेंट के लिए बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आंसर को एक बार, इसका ऑप्शन को एक नजर मद्देनजर रखिए, इसके बाद आंसर। यदि आप सिर्फ क्वेश्चन यहाँ के देख के यदि स्किप कर रहे हैं तो आप, हमको नहीं लगता फिर आप दोबारा इसको बना पाइएगा। यदि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसका आधा हल तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था, समझ गए। यदि इसे मौजूदा दर से 2% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो निवेश की गई धनराशि कितना है ये आपको बताना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त, टाइम तो आपके पास 2 साल था, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे ना, और रेट कितना परसेंट बढ़ा गया, 4%। क्या ये मेरा सब जितना मूलधन लगाया था टोटल का रेट है? जी नहीं, ये हम मात्र 2% एक्स्ट्रा जो बढ़ाए हैं, एक्स्ट्रा जो हम बढ़ाए हैं, माफ कीजिएगा, 2% एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, तो यही तो एक्स्ट्रा है 2%। तो क्या मैं यहाँ से जान सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यानी 4%। ये पता है आपको, यदि 2 वर्ष हम दिए मेरे दोस्त, 2% बढ़ाया तो 4% इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो 4% जैसे हम बढ़ाए तो ये 240 रुपया बढ़ गया। यदि 4% नहीं बढ़ाते तो क्या ये 240 रुपया कभी बढ़ता पॉसिबल था? कभी नहीं बढ़ता। यानी 4% बढ़ाने के बावजूद आपका 240 रुपया बढ़ा। तो 100% हमेशा आप जानते हैं मेरा मूलधन होता है, तो यहाँ से आप कीजिएगा टोटल 6000 रुपया आपका मूलधन चल जाएगा। आंसर इज करेक्ट, 6000 रुपया। बताइए क्या दिक्कत है आपको। इसको चाहे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन करने का भी मेथड हम आपको बता दिए। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे ये भी आप एक लाइन्स में देख लीजिए। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से वही स्टूडेंट करेगा जिसको मेरिट में नाम चाहिए। जैसे मान के चलिए आपका 25 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें आप 23 प्रश्न कर चुके हैं, 2 प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है। यदि आप ऑप्शन से लगाते हैं मेरे दोस्त, ये 2 प्रश्न 110% आपसे बनेगा, क्योंकि ये कर किए हैं, इसीलिए आपको बता। जब हम कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप लोग जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन से हम देख लेते हैं कि हम जो मूलधन लगाए वो 6000 रुपया लगाए, ये मेरा मूलधन है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 6000 रुपया जो लगाए हम मूलधन इन्वेस्ट पे लगाए, ठीक है। टाइम 2 साल के लिए लगाए थे, 2% बढ़ रहा है, क्या इसका 4% 240 के बराबर आ रहा है? तो हाँ, 100% इसका 4% 240 के बराबर आ रहा है। यानी इसका मतलब 6000 रुपया जो भी मूलधन हम ऑप्शन से रखे थे वो 100% सेटिस्फाई कर रहा है। बस यही इसका ऑप्शन से एक है। ऑप्शन से यदि आप उठाते हैं कोई भी थी, उसको सेटिस्फाई करना होता है। क्या ये 240 रुपया हकीकत आ रहा है? यदि आप 2400 का 4% लेते हैं तो ये नहीं आएगा। 8000 का 4% लेते हैं तो ये 320 चले जाएगा। इसका 4% लेते हैं तो 140 चले जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या मेथड से भी बना सकते हैं, जो पसंद आए, जो आपके लिए सेटिस्फाई वो आप इससे चुन सकते हैं, समझ गए। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आज का 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुंचता। मतलब कोई भी दूरी, एक दूरी डिस्टेंस है मेरे भाई, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से रफ्तार से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और वहां तक हमको पहुंचने में 2 घंटे का समय लग रहा है। और यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूँ
तो आपको ये बताना कि हम कितने जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, कितना मिनट का हमको बचा तो कितने जल्दी हम पहुंच जाएंगे वहां, ठीक है। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आप चल रहे थे तो 2 घंटा में कितने दूरी तय कीजिएगा आप, तय कीजिएगा ना 2 घंटे में दूरी। 10 किलोमीटर पर घंटा हम जानते हैं 4 गुना समय जो होता है मेरे भाई दूरी का निर्माण करता है, यानी कि टोटल हमको डिस्टेंस मेरे पास पता चल गया, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक है। यानी अब चाल भी बढ़ाएंगे, यदि चाल भी हम बढ़ा दें तो डिस्टेंस तो यही रहेगा ना, डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा आपका, 20 किलोमीटर डिस्टेंस तब पर भी रहेगा, ठीक है। तो पहले चाल कितना चल रहे थे 10, आप चाल कितने बढ़ा दिए 5, तो यानी कितने हो गए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया ना 15 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर जाइए, ये घंटा ऊपर चले जाएगा, यानी 5 चौके 20, 5 तिया 15, इसको मिनट में, ये घंटा में है ना, मिनट में बदलने के लिए 3 दूनी 6 यानी 40 दूनी 80 मिनट। यानी कि यदि 5 मिनट ये मेरे दोस्त बढ़ा देता है, इसको वही दूरी पहुंचने में कितना लगता है 80 मिनट, और इसको दूरी कितना लग रहा था 2 घंटे। लिख सकता हूं ना, पहले जो चल रहा था मेरे दोस्त 2 घंटा ही तो चल रहा था, यानी हम बोल सकते हैं 60 से गुना करेंगे तो 120 मिनट, लेकिन अब कितना लग रहा है इसको, मात्र 80 मिनट। कितना समय का बचत हुआ, साफ बोलिएगा 40 मिनट का मेरे दोस्त बचत यहाँ से हो गया। 40 इज करेक्ट आंसर, नंबर ऑप्शन 3। समझ गए, ठीक है। पहले दूरी निकालना था आपको, और इसके बाद जो चला गया था इसका समय निकालना था, कितना अंतर है ये आपसे पूछा जा रहा था साफ साफ, ठीक है। बहुत बच्चे वाले प्रश्न। चलते हैं आगे की ओर। एक द्विघात समीकरण है जिसका मूल 12x² बराबर 27 है, तो इसको संतुष्ट करने पर इसका मूल क्या होगा। सिंपल ऐसा प्रश्न आए मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में, तो आप लोग बेसिक बेसिक नहीं करते रहिएगा, मेथड 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 मेथड। आपको क्वेश्चंस जो भी दिया जाता है मेरे दोस्त, एग्जामिनर जो भी प्रश्न सॉल्व करता है आपको उत्तर चाहता है, आप उसको किस मेथड से बनाए, लेट के बनाए, सो के बनाए, जाग के बनाए, आंख बंद करके बनाए, इससे कोई मैटर मायने नहीं रखता। सिर्फ उसका मायने ये रखता है कि आपका उत्तर सही आना चाहिए, चाहे आप वो रट ही क्यों ना, रट के क्यों ना ही गए, समझ गए। तो इस तरह प्रश्न में मेरे भाई जब ये दोनों संख्या मेरा बराबर है तो इसका मतलब x का वैल्यू कुछ हम रखेंगे, x का वैल्यू जो रखेंगे तो ये दोनों संख्या बराबर होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, समझ गए। तो संतुष्ट रखने के लिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं हम। ये सब सवाल को पहले ऑप्शन से आप बनाइएगा, बहुत जल्दी सोल्व कर लीजिएगा। जैसे पहला नंबर ऑप्शन पकड़ते हैं 0, क्या 0 रखने के बाद दोनों संख्या बराबर आ रहा है जी, 0 रखते हैं, x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो दोनों संख्या 0 बराबर 0 चलाएगा, ये तो सेटिस्फाई, समझ गए। क्या 9/4 x के मान रखने पर दोनों बराबर आएगा, क्या हम देख लेते हैं। यदि x का वैल्यू 9/4 हम रख दे मेरे दोस्त, तो 12 गुना 9×81 4 चौके 16, समझ गए। अब बराबर 27 गुना 9/4, तो ये वैल्यू मेरा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये 4 से चला गया, एकदम सिंपल आप देख सकते हैं 243, समझ गए। इसका भी कीजिएगा 243, क्या ये बराबर आ रहा है जी, 100% बराबर आ रहा है। इसीलिए हम बोले कि ऑप्शन से उठाइएगा तो आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो दोस्तों यानी कि एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 9/4 भी हो सकता है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। हमको और तो ऑप्शन चेक करने का मौका भी नहीं मिला, समझ गए। और बाकी बात आप आगे की ओर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो 0 तो ये भी हो सकता है, लेकिन 3/4 रखने के बाद आपका वैल्यू संतुष्ट नहीं होगा। यदि हम 1 रखते हैं तो 1 तो दोनों में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यदि 1 करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 1 करते हैं 27, ये बराबर कभी भी नहीं होगा, होगा कभी बराबर कभी भी नहीं होगा। इसीलिए 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 इसमें नहीं हो सकता, इसको छांटने का नियम बोलते हैं। यदि ऑप्शन को छांटना है तो इस तरह छांटना सीखिए, ये भी नहीं हो सकता। बाकी बात उत्तर बचा ऑप्शन नंबर ए, समझ गए, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न को यदि x का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करते हैं ऑप्शन से, बहुत ही मिनिमम समय में आप अच्छा से अच्छा प्रश्न को 2 मिनट में पलटा सकते हैं, समझ गए। चलते हैं आगे की ओर बिना कुछ विलंब किए। आपको माध्य निकालना है, ये आंकड़ा दिया गया है, समझ गए। आपको माध्य निकालना है, और आपको एक बात ध्यान रहना चाहिए, माध्य जो होती है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बेटे, कुल संख्या, यही होता है ना माध्य आपका, कुल संख्या का योग बेटे, कुल संख्या यही तो होता है माध्य आपका, होता है ना। तो कुल संख्या मेरे पास कितनी है, कुल संख्या कितनी है, x 3 है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता मतलब इसके नाम में ही है बारंबारता, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 कितना बार रिपीट कर रहा है, 5 बार, तो टोटल ये संख्या कितना आ गया 15।
टोटल संख्याओं का योग चाहिए, इसलिए हम प्लस चिन्ह दे रहे हैं। 2 जो है मेरे पास वो 3 बार रिपीट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे संख्याओं का क्या होगा, 6 हो जाएगा टोटल संख्या। 10 जो है ये 4 बार रिपीट कर रहा है, तो इसका योग कीजिएगा 40 हो जाएगा। 4 जो है ये 2 बार रिपीट कर रहा है, इसका योग कीजिएगा 8 हो जाएगा। 5 जो है 6 बार रिपीट कर रहा है, इसका योग कीजिएगा 30 हो जाएगा। बस आपको इसको जोड़ना, क्योंकि क्यों जोड़ना, क्योंकि कुल संख्याओं का योग हमको चाहिए। तो यहाँ से माध्य आपका जो आ जाएगा मेरे दोस्त, संख्या 15 6 21 21 40 61 और 61 8 61 और 8 69 और 69 30 99। क्या मेरे पास टोटल संख्या का योग 99 आ गया। ठीक, अब कुल संख्या कितनी है, तो 3 5 बार है, 5 2 3 बार है, 5 3 8 4 12 2 14 14 6 20, यानी टोटल संख्या कितनी है मेरे पास 20 है। अरे 20 ही है ना, 5 6 बार रिपीट किया, ये 2 बार रिपीट किया, ये 4 बार रिपीट किया, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या ही तो 20 आएगा मेरे पास। तो यदि आप इसको डिवाइड करते हैं मेरे दोस्त, तो 2 से सीधे डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 चौके 8 2 9 18 2 पंचे 10। ठीक है, ये आ गया, तो इसको फिर दशमलव से दीजिएगा। 4.95 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इसीलिए माध्य निकालना हो तो सबसे पहले ये आपको ज्ञात रहना चाहिए कि माध्य जो होता है कुल संख्याओं का योग बेटे कुल संख्याएं होता है। ठीक है, कुल संख्याओं का योग इजिली यहाँ से निकाल सकते थे। अब कितनी संख्याएं ये तो फ्रीक्वेंसी आपको बता देगा। समझ गए, कुछ नहीं था, बस ये आपको मेथड याद रखना है। एक प्रश्न आपको देखने को इससे 100% मिलेंगे माध्य का बहुलक से। ठीक, चलते हैं आगे की। 17 और 68 के बीच माध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। माध्य समानुपाती क्या होता है, तो माध्य समानुपाती हम बार बार आपको बता दिए हैं। माध्य समानुपाती बी बराबर रूट अंडर ए सी होता है। इसको आप ए मानिए, इसको आप सी मानिए। आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देखिए। ये फार्मूला प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती 3, एक शॉर्ट मेथड से हम यहाँ बता देते हैं आपको। ये आपकी संख्या है, यानी ए अनुपात बी समानुपात बी सी है। यदि आपको प्रथमानुपात पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर बटे ए, यानी ये दोनों गुणनफल है, बी स्क्वायर बटे ए। यदि मध्यमानुपाती पूछ दे तो यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी आप इसको बी बराबर रूट अंडर ए सी भी लिख सकते हैं। तृतीय अनुपाती पूछ दे तो बी स्क्वायर बराबर ए हो जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इससे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। समझ गए, यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो आपका मध्यमानुपाती क्या होता है, बी बराबर रूट अंडर ए सी, तो बी बराबर रूट अंडर ए सी 17 गुना 68 था ना, 17 गुना 68। तो क्या इसको गुना करके रूट अंडर निकालिएगा, बिल्कुल नहीं करना है इतना। तो इसको 17 लिखते हैं हम, 68 को 2 भागों में तोड़िए, 17 चौके 68 होता है हम जानते हैं। फिर 4 को 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, अब रूट अंडर है तो 2 में एक भाग को चुनना है आपको, तो 2 में 1 आ गया 17, ये 2 में 1 आ गया यानी 2, यानी कितना हो गया, बी का वैल्यू 34, यानी मध्यमानुपाती इसका मेरे भाई 34 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, समझ गए। यदि प्रथमानुपाती पूछता तो बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके इससे भाग दे देते। तृतीय अनुपाती पूछता तो बी स्क्वायर बटे इससे हम भाग देते। समझ गए आपको यहाँ से। तो यहाँ मध्यमानुपाती पूछा गया, मध्यमानुपाती जो होता है दो संख्या जो दिया होगा इसका गुणा करके रूट अंडर सिंपल आपको करना है। समझ गए, ये क्वेश्चन बार बार में पूछे जा रहे हैं। नवंबर 2025 में 110% प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की। एबीसी ने 20 15 12 के अनुपात में निवेश किया। ये धन का अनुपात है मेरे दोस्त। ठीक है, जितना इन्वेस्ट किया था, ये मिनिमम अनुपात वही होता है जो सबसे मिनिमम संख्या में हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे 120 है, ये 240 है, इसको अनुपात में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 तो लिख सकते हैं। 120 से घटाएंगे 1 है, ये 2 हो जाएगा, यानी मिनिमम अनुपात इसका 1 2 आ जाएगा। समझ गए यहाँ से। ठीक है, इसी तरह ए बी सी जो है मेरे भाई, ए डी सी धन लगाया, कितना लगाया, यानी 20 के अनुपात में, यानी x कर देते हैं, यानी x वो संख्या होगा, यानी x कोई संख्या होगा जिसका वैल्यू रखने पे इसका धन निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह b लगाया 15x हम लिख सकते हैं, c लगाया 12x हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है 3 महीने बाद सी ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया। 3 महीने बाद सी ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया, यानी कि 3 महीना तक तो धन इसका लगेगा, 3 महीना बाद ही निकालेगा नहीं, यानी 3 महीना जो हम इन्वेस्ट किए उसका तो फायदा हमको मिलना चाहिए। 3 महीना का फायदा इसको यहाँ से मिल गया। अब आधा धन निकाल लिया तो आधा धन इसके पास बच गया। ठीक है, अब अन्य 9 महीने के बाद इतना रुपया लाभ में विभाजित किया गया, तो सी का हिस्सा क्या है, मतलब अन्य 9 महीने बाद, यानी कि हम बोल सकते हैं टोटल जो व्यापार मेरा चला था 12 महीने का चला था। 3 महीना ऑलरेडी ये इन्वेस्ट कर चुका है, अब जो बचा है इसके पास 9 महीना बचा। समझ गए, 9 3 12। और ये सबका कोई चर्चा नहीं किया गया है, इसका मतलब ये फुल्ली 1 साल के लिए धन इन्वेस्ट किया। ठीक है, यदि आप
याद रखिएगा एक बात मेरे दोस्त, यदि आप धन जो इन्वेस्ट किया गया था इसके अनुपात में यदि समय से गुना, कितना दिन के लिए समय से इन्वेस्ट किया तो इसका लाभ का अनुपात निकल जाता है। हमेशा याद रखिएगा, इसका लाभ का अनुपात निकलता है, यानी इसका कितना निकलेगा 240x। ए का, बी का कितना निकलेगा 180x, और सी का जो निकलेगा इसका 36x हो गया, इसका 54x हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं 90x। समझ में आ गए। तो यानी ए और बी और सी का मतलब जो लाभ का अनुपात है वो क्या निकलेगा, या तो ये लिख सकते हैं या तो इसको मिनिमम में भी तोड़ सकते हैं। मिनिमम हम इसीलिए बोल रहे हैं आपको सबसे ज्यादा मिनिमम में तोड़ने के लिए कि दोस्त मिनिमम में यदि आप तोड़ते हैं ना तो आपको बिल्कुल कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। जैसे तीनों में जीरो आ रहा है, तीनों में उड़ाइए, क्या ये सब 3 से जा रहा है जी, 3 अठे 24, 3 छक 18, 3 तिया 9, यानी हम बोल सकते हैं 8x अनुपात 6x अनुपात 3x, ये हम लिख सकते हैं। तो ये मेरे धन का ही तो अनुपात है, ये मेरा लाभ के तो ही अनुपात है, लेकिन लाभ का अनुपात टोटल है कितना 3,23,000, यही तो है मेरा टोटल लाभ का अनुपात, यानी इसका योग ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी 8 6 14 3 17x जो होगा मेरे भाई इसके बराबर आना चाहिए। लेकिन ये संख्या आ रहा है इतना, यानी x का वैल्यू क्या पुट रखे तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू करने के लिए इसको 17 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 17 का 17, 17 9 153, यहाँ से 1000 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या निकला आपके पास 9,000 रुपया निकला। तो क्या पूछा जा रहा है, c का लाभ पूछा जा रहा है, तो c में x का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 3 गुना 19,000, तो यानी टोटल आ जाएगा 19 या 57,000। समझ गए, 57,000 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए यहाँ से आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप धन को मिनिमम करना है, इसको समय से यदि गुणा करते हैं तो इसका लाभ करना। आप चाहे 240, 180 और 90 से भी इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ मिनिमम संख्या इसीलिए लिए मेरे दोस्त क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, समय की बचत। समझ गए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। ये पार्टनरशिप का था, साझेदारी का प्रश्न था। मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.3125 के बराबर है तो कौन सा साधारण भिन्न होगा। इसको तोड़ना है साधारण भिन्न में, तो आपको ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। यानी कि जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं 1 2 3 4, जो भी आपके ऑप्शन में प्रश्न दिए गए हैं मेरे दोस्त, इसको आप भाग करने के बाद कौन सा संख्या ये प्राप्त होगा चारों में से। इतना भाग करने के पास आपके पास तो टाइम है नहीं, तो सिंपल आपको क्या करना है, कौन संख्या बार बार रिपीट कर रहा है ये आपको देखना है। तो आप इजिली यहाँ से देख सकते हैं कि गुरुजी 125 125 125 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी हम बोल सकते हैं जो संख्या बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं, यानी इसके ऊपर हम छत देते हैं या नहीं देते हैं। जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो, यानी 125 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी ये डॉट का मतलब है ये रिपीट करते जा रहा है, कहीं अंत इसका नहीं, अनंत तक रिपीट करते जाएगा ये। समझ गए, ये जो करते जाएगा ये अनंत तक रिपीट करते जाएगा। तो इसको सबसे इजीली तोड़ने का तरीका ये है, टोटल संख्याएं आपको लिखना 3125 है। ठीक है, जिसके पावर छत नहीं है उसको पहले घर से बाहर करो। तो 3 पे पावर छत नहीं है, इसको खत्म करो यहाँ से। ठीक है, कितने पे पावर बार है, कितने पे पावर छत है, 3 पे पावर है, इसको रेटिंग में आप 999 रेटिंग दे सकते हैं, यानी 3 पे पावर है 3 गुना, जिसके पावर छत नहीं है उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। बस यहाँ से आप इसको कर सकते हैं 2122 बेटे 999, ये आप कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप इसको यदि 2 बार इजिली ले जा सकते हैं तो 2 1 2 2 5 10 2 6 12 2 1 2 1561, इसको 2 बार में करता है 2 4 8 2 9 18 2 9 18 2 5 10, यानी 1561 बेटे 4 49 49 95, 1561 बेटे 49, एक ही ऑप्शन में 1549 है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो इजिली इसी तरह प्रश्न दे दे तो कौन संख्या, यहाँ 3 संख्या बार बार रिपीट, यदि 2 संख्या रिपीट करता है तो 2 पे पावर छत दे देते हैं हम, 3 संख्या रिपीट कर रहा है 3 पे पावर, जिस पे रिपीट नहीं कर रहा उसको संख्या में माइनस करके जितने पे पावर छत है उतना 9 उसको रेटिंग दीजिए, जिस पे नहीं है उसका वैल्यू 0 होता है। बस यहाँ से आप उसको मिनिमम वैल्यू में तोड़ सकते हैं। समझ गए, बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, 15 सेकंड के अंदर प्रश्न करने वाले थे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी बच्चे हैं 17 नवंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने कम समय में आप मैथ करते हैं उतने आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न चलते हैं। ये सब प्रश्न में मेरे दोस्त, ये सब प्रश्न में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 कम करने के बाद इतना इतना विभाजित। अब बच्चा क्या करेंगे, 12 16 18 21 का इसका एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम निकाल के फिर 7 जोड़ेंगे तो वो संख्या ये आ जाएगा। क्यों हम एलसीएम निकालें, हम ये पूछना चाहते हैं। बस एक ही मेथड है आपके पास, इसीलिए तो आप बार बार एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो कुछ न्यू लागू कीजिए, सब स्टूडेंट जो कर रहा है वो भी आप कीजिएगा, तब रिजल्ट कहाँ से आपका हो पाएगा। रिजल्ट मान के चलिए हो भी गया तो मैरिड आप लोग नहीं बना पाइएगा ना। तो सबसे हटके काम करना है आपको। अब गुरुजी हटके काम कैसे होता है, तो होता है मेरे दोस्त, हटके काम होता है, वो प्रैक्टिस करवाता है। जैसे कि कोई भी संख्या हो, यानी 7 हमको कम करने के बाद इससे विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन है, थोड़ी है कि 10,000 ऑप्शन है आप चेक करने बैठे तो नहीं हो पाया। ऑप्शन तो 4 ही है ना, यानी कि इस सब संख्या में किसमें 7 माइनस करने पे ये संख्या विभाज्य हो जाए, यही तो है। ठीक है, यदि हम 1051 में यदि हम 7 माइनस करते हैं मेरे दोस्त, तो 1047 आता है। क्या आता है ना, 1047, सॉरी 1047 बोल दिया हमने। क्या ये संख्या आएगा 1044 7 माइनस करने के बाद। तो यानी यदि एक ऑप्शन होता है मेरे दोस्त तो ये 12, 16, 18, 21 से सबसे विभाज्य हो जाता। ठीक है, तो क्या हम 12 से विभाज्य करने बैठेंगे, 16 से 18? जी नहीं, ये कौन करने बोल रहा है आपको। विभाजकता का नियम याद है ना, विभाजकता का नियम याद है कि बस सिंपल मुंह उठाए चल दिए, नहीं ना। विभाजकता का नियम क्या बोलता है मेरे दोस्त, कि कोई भी संख्या 12 से यदि विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 4 और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। कोई संख्या 16 से विभाज्य हो रहा है तो ये 8 और 2 से भी विभाज्य होगा। कोई संख्या 18 से विभाज्य हो रहा है तो ये 9 और 2 से भी विभाज्य होगा। कोई संख्या 21 से विभाज्य हो रहा है तो ये 7 या 21 से भी विभाज्य होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1044 जो है, ये 1044 12, 16, 18, 21 से विभाज्य करने से बेहतर है कि हम सबसे मिनिमम संख्या में इसको क्यों ना देखें। समझ में आया। मिनिमम संख्या क्या, कि यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य हो रहा है तो ये तो 4 और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो क्या ये 3 से विभाज्य है, 3 का विभाजकता का नियम क्या है कि टोटल अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 12 से विभाज्य है। तो 4 4 8 1 9, ये तो 3 से विभाज्य है। अब आगे की ओर चलते हैं, 8, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 का नियम क्या बोलता है मेरे दोस्त, कोई भी संख्या का इकाई 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य होना चाहिए। क्या ये इकाई 3 अंक 8 से विभाज्य कभी नहीं है, यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। समझ गए, यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये नंबर तो आपका छटा गया ऑप्शन से, समझ गए। इसी तरह दूसरा नंबर पे चलेंगे, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ 1143 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये संख्या 2 से भी विभाजन नहीं होगा, तो 16 से क्या घंटा विभाज्य होगा, तो ये भी नहीं होगा। 1015 पकड़ते हैं, यदि इसमें 7 माइनस कर देते हैं, आया ना, 1008 आया। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य, अंकों का योग 3 से विभाज्य 8 1 9, जी हाँ है। क्या ये संख्या 8 से लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य है, जी हाँ। क्या ये 2 से विभाज्य है, जी हाँ। क्या ये 9 से, जी हाँ। सबसे ये विभाज्य संख्या है, यानी कि आपका उत्तर 3 होगा। हम आगे हमको ऑप्शन चेक करने की भी नहीं पड़ेगा, यानी वो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्यों हम एलसीएम निकाले, पहले ये बताइए आप हमको, क्यों हम एलसीएम निकाले, क्यों हम करें। जब लॉजिक हमको आंसर देना तो क्यों ना हम आंसर दें अब सबसे कम समय में। समझ गए, इस तरह मेथड आपको अपनाना है और ये मेथड आपको यहीं पे मिले। इसीलिए आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके डेली आप लोग क्लास लें 17 नवंबर तक। यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो मेरे दोस्त बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोग को सबसे मिनिमम समय में। समझ गए, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2 पाइप था, एक टंकी को भरना था, 2 पाइप लगाए हुए थे आप, ए और बी। एक टंकी को ये 5 घंटे में पूरी तरह भर देता है, टंकी पाइप ए, और पाइप बी 8 घंटे में पूरी तरह भर देता है। लेकिन एक पाइप सी भी लगा है जो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। समझ गए, तो यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना। तो आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं मेरे भाई कि ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में, 1 आवर में कितना पानी टंकी भरेगा, हम ये पूछना चाहते हैं। हमको 5 घंटे 6 घंटे छोड़िए, हमको वो सब नहीं मालूम है। हमको ये देखना कि 1 घंटे में ए बी कितना भरेंगे। तो यदि टोटल मेरे भाई टोटल 5 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटा में तो 1/5 ही तो भरेंगे ए। बी जब टोटल 8 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटा में 1/8 तो ही भरेंगे।
भरेंगे या न भरेंगे। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में बढ़ते हैं, तो योग करना है तो ऊपर कॉर्नर जैसे इसको ऊपर किए 8 यहाँ आ गया, ये ऊपर किए 5 गुना आ गया, 8 5 13 और नीचे गुना कर दिया 8 5 40, यानी 1 घंटे में दोनों मिलके 13/40 भाग भरते हैं। समझ गए? यानी टोटल आपके पास 40 क्षमता था, 1 घंटे में आप 13 भरे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में टैंकी इतना भाग भरेगा, भरेगा या ना भरेगा। ठीक है, अब सी 1 घंटा में कितने खाली करेगा, सी 1 घंटा में टोटल 10 घंटे में खाली करते थे, 1 घंटा में 1/10 खाली करेगा, यानी 1 घंटा में दोनों भर रहे हैं इतना, लेकिन 1 घंटा में खाली कर रहे हैं ये 1/10। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम 40 भी ले सकते हैं इजिली, तो यहाँ से आपका 13 अब -4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 9/40, यानी 1 घंटा में मेरे दोस्त 1 घंटे में तीनों पाइप चालू कीजिएगा तो 9/40 भाग टैंकी को भर देगा। समझ गए? यानी टोटल आपके पास था कितना 40 क्षमता, और टोटल एक दिन में 9 घंटे में भर रहे हैं, तो टोटल कितना लगेगा 40/9, आपका उत्तर आ जाएगा जो भी होगा 40/9 आवर्स इज करेक्ट आंसर। यानी तीनों टैंकी को खोल दिया जाए 40/9 घंटे में पूरी तरह टैंकी भर जाएगा। समझ गए? पूरी टैंकी भर जाएगा 40/9 घंटे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 1-1 घंटा का हम रेशियो में तोड़े, 1-1 घंटा इजिली निकालना आसान था। चाहे आप दूसरे मेथड से इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते थे, वो आप पे डिपेंड पड़ता है। ठीक है, एलसीएम का भी विधि हम प्रीवियस जो वीडियो बनाए, जितना भी प्रश्न आ रहा है सब हम चाह रहे हैं एक-एक, मतलब सबका जो है ना मेरे भाई, एक विधि जो बनाए हैं दूसरे में वो विधि नहीं आना चाहिए, जहां स्टूडेंट सेटिस्फाई करे वो विधि वो पकड़े। ठीक है, चलते हैं आगे की। 13 नंबर प्रश्न बोला रहा है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर 90 डिग्री है। यदि पी क्यू आर 90 डिग्री हो, यहाँ से तुरंत मेरा माइंड चला कि यानी ये समकोण त्रिभुज होगा। जैसे ये पी है, क्यू है, आर है, पी क्यू आर 90 डिग्री बोला जा रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है। ठीक है, एम 3 सेंटीमीटर है, यानी एम क्या है पी क्यू, यानी एम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर कितना 6 सेंटीमीटर, यानी पी आर क्या है कर्ण है, यानी 6 सेंटीमीटर। तो कौन पी आर क्यू कितना होगा बताना, पी आर क्यू ये कौन क्या होगा आपको बताना। ठीक है, तो एक त्रिभुज जो निर्माण करता है मेरे भाई समकोण त्रिभुज, यदि ये 90 डिग्री होगा, यदि ये 30 डिग्री होगा, यदि ये 60 डिग्री होगा, तो हमेशा याद रखिएगा 30 डिग्री के सामने वाले भुजा ए होती है, 60 डिग्री के सामने वाले भुजा A√3 हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2A होता है। ये आप प्रोसेस करके निकालिए, हम बताए भी हैं कि आखिर ये A2A ये कैसे आता है। समझ गए आप? ठीक है, तो यहां से हम देखें जाए कि 30 का वैल्यू यदि ए आ जाता है तो 90 डिग्री का वैल्यू 2 है, यानी कि 30 के सामने जो भी संख्या होगा 90 डिग्री के सामने वो संख्या दुगुना होगा। तो यदि हम मान के चले यहाँ 30 रखते हैं, तो यदि 30 के सामने ये है तो 90 के सामने क्या दुगुना है, हाँ 100% है, यानी कि पी आर क्यू का वैल्यू मेरे दोस्त 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? तो यदि ये 30 डिग्री हुआ तो हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज का कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि 120 ये पूर गया तो ऑलरेडी ये 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आपसे पूछा क्या गया पी आर क्यू यहाँ से 30 डिग्री आपका निकल जाएगा, ये डिग्री में है, समझ जाइएगा। ठीक है, ये आपका डिग्री में है, तो यानी कितना हो गया 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और यदि आपसे पूछ देता क्यू आर का डिस्टेंस कितना है, क्यू आर का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से आप इजिली साइड के सामने क्या होता है A√3 तो ही होता है, तो साइड के सामने A√3 ये क्या है 3 है, 3√3, यानी इसका वैल्यू जो आएगा 3√3 आएगा। बट ये वैल्यू आपसे पूछा नहीं गया, एक बता दिया आपको हम, ये वैल्यू यदि निकालना हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। चंद्रा चंद्रिका से 10 साल छोटी है, 5 साल बाद चंद्रिका चंद्रा से दुगुनी उम्र की हो जाएगी। चंद्रिका की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम चंद्रिका को लिख लेते हैं, यहाँ चंद्रिका अनुपात चंद्रा। ठीक है, चंद्रिका अनुपात चंद्रा, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया है चंद्रा चंद्रिका से 10 साल छोटी है। ठीक है, यानी चंद्रिका जो है चंद्रिका से 10 साल बड़ी है। ठीक है, 5 साल बाद ये इसकी आयु दुगुनी हो जाएगी। क्या ये हम बोल सकते हैं कि इसकी आयु दुगुनी, यानी एक यदि 2x होगा तो दूसरा x होगा, एक 6 होगा तो दूसरा 3 होगा, यानी ये दुगुनी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों का आयु का अंतर कितना है 10 साल है। चंद्रिका आयु 10 साल है, भले 5 साल के बाद रेशियो इसका दुगुना हो, क्या ये अंतर बदल जाएगा, क्या ये अंतर बदलेगा? चाहे आप मेरे दोस्त एक बात समझे, आपका 5 साल पहले उम्र का अंतर यदि 5 साल है तो क्या 15 साल बाद आपका अंतर बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। जो एज का अंतर है पहले भी था आज भी पहले है। जैसे मान के चलिए हम और मेरा दोस्त, एज उसका भी 20 साल था, इसका भी 40 साल था। ठीक है, तो उस समय एज का अंतर क्या था 20 साल।
अब आपसे ये हम पूछे जा रहे हैं कि आज से 30 साल ठीक बाद, आज से 30 साल ठीक बाद इसका आयु 70 हो जाएगा, मेरा आयु 50, मेरे दोस्त का 70, मेरा आयु 50, क्या इसका अंतर 500 आ जाएगा? नहीं है ना, इसका अंतर तो आएगा 20 ही। यानी कि आप कितने साल पीछे जाएं आगे जाएं, अंतर हमेशा समान होता है मेरे भाई। बस सिंपल है, 5 साल बाद भी गया है तो अंतर इसका समान ही होगा, अंतर इसका अंतर कीजिएगा x होगा, लेकिन अंतर 10 साल है, यानी x का वैल्यू सिंपल आपके पास 10 निकल गया। तो पूछा क्या गया, चंद्रिका की वर्तमान आयु। तो 5 साल बाद, ये तो 5 साल बाद आयु है ना, 5 साल बाद का रेशियो है, 5 साल बाद का इसका आयु क्या आया, 20 साल। तो इसका वर्तमान आयु यदि करते हैं तो 5 इसमें माइनस करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि 5 साल बाद आयु दिया गया था, वर्तमान आयु यानी अभी का आयु पूछ रहा है, तो 15 साल इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, यानी चंद्रिका की वर्तमान आयु 15 साल होगी। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 5 साल बाद पूछे 10 साल बाद, अंतर हमेशा समान होता है, यानी जो पहले अंतर था वो अभी भी अंतर होगा। ठीक है, समझ गए? कहीं परेशानी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, वो सब प्रश्न को हम दूसरे सेशन में लेके आप लोग के लिए पर्सनली आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई 12 है, उसके आधार और दूसरे आधार की भुजा के बीच लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल सिंपल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधार गुना ऊंचाई तो ही होता है मेरे दोस्त। तो ये जो 12 सेंटीमीटर दिया, ये तो आधार का ही काम करेगा ना, ऊंचाई कितना है 8, तो बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों इतना, क्यों समय इसमें दे रहे हैं आप, सिंपल इसका आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 385 है और इसका महत्तम समावर्तक 7 है, तो यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो इसका अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यदि संख्याएं मेरे भाई, दो संख्याएं x और y मान लिए, यानी एचसीएफ 7 का मतलब है कि 7 दोनों में समान है, 7 फैक्टर समान है, यानी कि 7x गुना 7y बराबर 385। यही तो एलसीएम होता है, यही तो एलसीएम होता है 385 के बराबर। तो यहाँ से 7 यदि एक्स वाई लिखते हैं आप तो 385, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी एक्स वाई का सबसे मिनिमम वैल्यू जो आएगा 55 आएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू 55 कब आएगा, गुना करने के बाद, चाहे तो एक संख्या 1 हो या 55 हो, इसको गुना करने के बाद 55 होगा, या तो एक संख्या 11 और दूसरी संख्या 5 हो, इसका भी अनुपात गुना कीजिएगा तो ये 15 के बराबर चले जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या दिया गया था, एचसीएफ 7 था, यानी कि ये जो संख्याएं आया मेरे दोस्त, ये तो अनुपात में संख्याएं हैं ना, आपका अनुपात क्या होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू। यदि इसका एचसीएफ 7 है तो सब में 7 कॉमन है, यानी ये यदि 7 है तो 7 पे जब 35 के 5 हाथ में 3, 7 जब 35 3 38, यानी एक संख्या यदि 7 है तो दूसरी संख्या 385। क्या ये दोनों का योग 112 होगा? कभी नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। यदि आपका दो संख्या का अनुपात 11:5 है, यदि इसमें एचसीएफ 7 है तो दोनों फैक्टर में 7 आना चाहिए, तो यानी 11×7 = 77, हाँ 11×7 = 77 और 7×5 = 35, ये संख्याएं दो संख्या आना चाहिए। क्या दोनों का योग 112 है? तो जी 100% दोनों का योग 112 है। क्या इसका एलसीएम 385 आ रहा था? 100% इसका एलसीएम 385 आ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इसका अंतर क्या हुआ? तो इसका अंतर जो मेरे हो जाएगा मेरे दोस्त 42 हो जाएगा, इसका आंसर, इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम संख्याएं एक्स वाई मान लिया और 7 एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब ही है कि वो कॉमन फैक्टर है, 7 दोनों में होगा तभी तो एचसीएफ है। एचसीएफ आप कैसे विभाजित करते हैं, एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी कि दोनों अंकों में 7 आएगा तभी तो विभाजित होगा दोनों। समझ गए यहाँ से? तो 7 का इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब एक्स वाई का मिनिमम वैल्यू 55 निकला था, यानी कि दो संख्या गुणनफल करने का 55 कब आएगा, जब एक संख्या 1 और 55 रखा जाए, दूसरी संख्या 11 और 5 रखा जाए, यानी एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरा वैल्यू 100% सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा वैल्यू इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 इंच। समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। 17 नंबर प्रश्न कीजिएगा, एक दुकानदार ने 28,000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्रमिक रूप से 10% और 15% की छूट दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। क्या होगा, एक वस्तु का मूल्य था आपके पास 28,000 रुपये, ठीक है, एक वस्तु आप खरीदने गए, चाहे वो कोई भी वस्तु होगा, वो 28,000 रुपये दाम था, इसका मूल्य 28,000 रुपये था। ठीक है, अब दुकानदार ने बोला कि भाई साहब, यदि आपने बोला कि सर इस पे कुछ हमको डिस्काउंट चाहिए, तो बोला कि बेटा यदि इस पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो सिंपल डिस्काउंट ना देके हम एक 10% और दूसरा 15% का क्रमिक डिस्काउंट आपको दे देंगे।
तो यानी एकल छूट इसका क्या हो जाएगा, एक 10% छूट दे रहा है, दूसरा 15% छूट दे रहा है, इसका एकल छूट यदि आप निकालिएगा मेरा दोस्त, तो एक भी फॉर्मूला पे तो निकालिएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो -25 और प्लस 1.5 यही तो आएगा। तो यहाँ से इसको माइनस कीजिएगा तो 5 चले जाएगा, यानी 23.5 यही तो होगा। तो बस यानी एकल छूट कितना हो गया 23.5। अब ये नहीं आप लोग कीजिएगा 10 और 15 25 डिस्काउंट कर दीजिएगा, भूल से भी नहीं, ठीक है। तो यानी इसका एकल छूट कितना आ गया 23.5%, तो इसका वैल्यू 23.5% आपको निकालना है, वही तो आपका छूट के बराबर होगा। तो इसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो ये छूट जाएगा, इसका परसेंटेज निकाल के माइनस कर दीजिए, इसका छूट के बराबर हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपल विधि से ये भी लगा सकते हैं। यदि मूलधन आपका 28,000 है मेरे दोस्त, तो इस पे पहले 10% की छूट दिया जाए, 10% की इसमें छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 28,000 का 10%, 2800 तो ही होता है, तो यानी 2800 इसमें माइनस हो जाएगा। माइनस होगा या नहीं होगा, क्योंकि 10% छूट जा रहा है। तो संख्या आपके पास क्या निकल के आया 25,200, यही तो निकल के आया आपका मूल्य। 10% यदि 28,000 में मेरे दोस्त 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 2800 यदि हम माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास संख्या यही तो निकल के आएगा, आएगा कि नहीं। अब फिर दे रहा है कितना परसेंट, 15% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 25,200 का 15% कितना होगा ये आपको बताना था। यानी इसका 15% जो होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 15 दूनी 30, हाथ में 3 हो गया, 15 पचे 75, 3 हो गया ना, 15 पचे 75, 3 78, हाथ में 7 हो गया, 15 दूनी 30, 7 37, यानी 3780 भी माइनस होगा 15% डिस्काउंट देने के बाद। तो यानी ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ आपका ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी कि 21,420 आपका फाइनली डिस्काउंट करने के बाद मूल्य आएगा 21,420 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, 21,420 आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 डिस्काउंट कर दिए। यदि आप इजिली यहाँ से भी निकाल सकते थे, इसका 23.5% आप निकाल लीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए, आपका डायरेक्ट उत्तर यही निकल के आ जाएगा। समझ गए, तो आप जिस मेथड से बना सकते हैं, बस आपको चूज करना है वो मेथड कौन हम मेरे लिए बेनिफिट साबित होगा सबसे कम समय में, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय का 260% है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना। साफ बोला गया है कि एक दुकानदार में लाभ जो है क्रय मूल्य का 260% है। सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्रय मूल्य हम नहीं जानते, हम 100 मान लिए, समझ गए। क्रय मूल्य हमको नहीं पता, हम 100 मान लिए। कोई भी चीज नहीं पता तो आप सिंपल 100 मान लीजिए, वो कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा, चाहे वो लाभ परसेंटेज हो हानि परसेंटेज हो। कैसे, आप इस बने रहिए वीडियो में, तुरंत पता चल जाएगा। जैसे एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 260%, तो यानी क्रय मूल्य यदि मेरा 100 है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य यदि मेरा 100 है, तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, इसका 260% करेंगे तो लाभ 260 तो ही होगा। यदि कोई भी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और साफ साफ बोला जा रहा है जितने में खरीदे उसका 260% लाभ हो रहा है, तो लाभ तो 260% ही हो रहा है, 100 में 260% लाभ हो रहा है। यानी इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य होना चाहिए, लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ देते हैं, लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ देते हैं, यही तो विक्रय मूल्य का निर्माण करता है। यानी कि इसका विक्रय मूल्य 360 आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तभी तो 100 रुपया आप खरीदे, 360 रुपया में बेचे, कितना रुपया लाभ हुआ, तो 260 रुपया साफ यहाँ से निकल रहा है, 260 रुपया। लेकिन विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए आपके अनुसार, 360 आना चाहिए विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य आ कितना रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है 7200, यानी इसका वैल्यू इस जगह स्थान पे 7200 आना चाहिए, लेकिन 360 है। यानी एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी एक का वैल्यू 20 आ जाएगा, तो यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 2000 आ जाएगा। समझ गए, यहाँ से क्रय मूल्य 2000 इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि विक्रय मूल्य, इसका वैल्यू क्यों रखे, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया गया था ना, लाभ दिया रहता तो इसका वैल्यू रखते, विक्रय मूल्य है तो इसका बराबर वैल्यू रख के 100 का निकाल लेंगे, तो ये आपका मूलधन निकल गया। समझ गए, ये सभी ये आपका क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 12 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये आपको भलीभांति ज्ञात रहना चाहिए, एल गुना बी गुना एच होता है घनाभ का आयतन, ठीक है। तो लंबाई कितना है 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर है। तो यहाँ से आप कीजिएगा 15 12 180, यानी 1800 आपका क्या है, घन है ना, तो सेंटीमीटर, सॉरी घन है, सॉरी आयतन है ना, तो आयतन हमेशा मीटर क्यू में होता है, तो 1800 मीटर क्यू इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ गुणनफल करना था आपको। चलते हैं आगे की ओर।
अब देखिए ये प्रश्न को, यदि आप ये प्रश्न को मेथड से मेरे दोस्त बनाते हैं तो आपको 1 मिनट से समय 1 मिनट लगभग समय देना पड़ेगा। यदि आप ऑप्शन से बनाते हैं तो आपको वो भी समय नहीं देना पड़ेगा। बट ऑप्शन से बनाने का नियम ये है कि आपको सेटिस्फाई करना होगा क्या ये सही है या अथवा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आज पिता की आयु अपने 3 बच्चे की आयु के योग का दोगुना है। ठीक है, आज यानी वर्तमान। 15 साल बाद पिता की आयु अपने बच्चे की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। तो आज से 15 साल बाद पिता की आयु कितनी है ये आपको बताना है। हम मान लिए ऑप्शन से कि आज के 15 साल बाद पिता की आयु, आज से 15 के बाद पिता की आयु 90 साल है। तो 15 साल बाद 90 साल है, क्या मैं इसको वर्तमान आयु बता सकता हूँ कितना होगा? तो वर्तमान आयु इसका कितना हो जाएगा? 75 साल। क्या ये वर्तमान आयु 75 साल होगा? होगा ना होगा? ठीक है, बोला गया है कि वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु अपने 3 बच्चे की आयु के योग का दोगुना है। तो इसका वर्तमान आयु अपने, ये तो पिता हो गया ना, इसका वर्तमान आयु अपने बेटा के वर्तमान आयु के योग के दुगुना है। तो यानी इसका बेटा की आयु जो होगा, योग जो होगा 27.5 होगा, तब ना इसका दुगुना करेंगे 75 होगा। ठीक है, तो क्या 15 साल बाद पिता की आयु बच्चे की आयु के योग के बराबर हो जाएगा? सेटिस्फाई ये करना, तो 15 साल बाद इसका 90 हो जाएगा। इसका 15 साल बाद क्या इससे ये बराबर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णांक में, तो यानी ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। समझ गए? बस एक ऑप्शन आपको करने में परेशानी होगा, दूसरा ऑप्शन बस सिंपल आपको अंक यहाँ बिठाना है। जैसे दूसरा नंबर ऑप्शन पकड़ते हैं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन 75 पकड़ते हैं। यदि 15 साल बाद पिता की, 15 साल बाद ही तो बोला गया, यानी ये जो दिया होगा पिता की आयु दिया होगा वो भी 15 साल बाद, यानी 15 साल बाद पिता की आयु यदि 75 है मेरे दोस्त, तो वर्तमान आयु कितना होगा? 60 साल होगा ना। यदि पिता, और ये तो बेटा है, ये तो वर्तमान आयु का बात हम बोल रहे हैं, ठीक ना। तो वर्तमान आयु पिता की आयु 3 बच्चे की आयु के योग का दुगुना है, यानी कि पिता की आयु तो निकल गया 60, तो इसका दुगुने का मतलब है कि बेटा की आयु 30 होना चाहिए, तब तो इसका आयु दुगुना करेंगे 60 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी बेटा के उम्र का योग कितना हो गया? 30 साल। समझ गए? यहाँ से ये निकला। तो अब हमको सेटिस्फाई करना है, क्या 15 साल बाद पिता की आयु बच्चे की आयु के बराबर होगा? तो 15 साल यदि इसमें हम ऐड करेंगे, पिता के 15 साल बाद आयु एज क्या हो जाएगा? 15 ईयर्स बाद पिता की क्या हो जाएगा? 15 साल बाद एज 75। अब बेटे का कितना था? 30 था बेटे का, तो इसमें 30 यदि बेटे का था तो 15 साल बाद, देखिए 3 लड़का है उसका, 3 लड़का है, यानी कि 15 साल बाद करेंगे तो 15 3 बार जुटेगा, यानी 45 इसमें जुटेगा। क्या 75 के बराबर आ रहा है? 100% आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हो सकता है आपको समझने में पहली बार दिक्कत हो, तो एक बार वीडियो फिर से आप शुरू करके देख लीजिएगा, और उससे भी नहीं हो पा रहा डाउट क्लियर तो बोलिएगा, तो हम आपका शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम एक 1 मिनट का वीडियो आपको डाल देंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऑप्शन से बनाया जाता है मेरे दोस्त, बहुत कम समय में। हम जानते हैं ये प्रश्न आधा से अधिकतर लड़का ये प्रश्न नहीं किया है, क्योंकि वो ये मन में लेके चल रहा है कि ये हम यदि नहीं कर पाते हैं तो ये कोई नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल गलत है। समझ गए? आप नहीं कर पाए ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकेगा, वो 100% करेगा, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मान के चलिए आपका 17 नवंबर से स्टार्ट है, हम आपको पहले भी आगाह किए थे ना कि आपका सितंबर या अक्टूबर में मेरे दोस्त कुछ तो इसका न्यूज आएगा, देखने को मिलेगा। नवंबर में वो तो 1 सितंबर जब इसका दिया था मेरे दोस्त, 1 सितंबर ग्रुप डी जो कोर्ट केस चल रहा था, 1 सितंबर दिया था ना आपके पास, तो यदि 1 सितंबर को कोर्ट सुनवाई हो जाता तो सितंबर अक्टूबर में आपका आ जाता, बट ये अक्टूबर से 30 अक्टूबर को कोर्ट सुनवाई कर दिया, तब आपका जाके 17 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। समझ गए? तो आप ये इस सब सवाल को यदि आप ये चाहते हैं मेरे दोस्त कि हम नहीं बना पाए तो कोई नहीं बना पाया, तो ये आपको बहुत बड़ी भूल है। समझ गए आप? बहुत ही इजी प्रश्न है। यदि आपको करने, हम सबसे मिनिमम करने की विधि आपको बताएं, चाहे तो हम इसको एक्स मान के भी ऑप्शन कर सकते थे, बट ये 10वीं 12वीं और इंटर का एग्जाम नहीं है मेरे दोस्त, कंपटीशन है। समझ गए? चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है, सॉरी माफ कीजिएगा इसमें ऑप्शन पुट नहीं हो पाया। तो ये विधि करने का सिंपल है, या तो आप ए बी सी का वैल्यू कुछ रख दीजिए, 1 2 3 सिंपल वैल्यू रख दीजिए, और जो इसका ऑप्शन होता है उसमें भी वैल्यू रख देने के बाद जो बराबर वैल्यू आएगा वही आंसर होता है। एक विधि ये दूसरी विधि, या इसको सिंपल आप डायरेक्ट गुना कीजिए। गुना आप कैसे करेंगे? तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो यानी कि बी ए बी करेंगे तो ए बी गुना हो जाएगा। समझ गए? ए बी गुना करेंगे ए बी, माइनस ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से प्लस हो जाएगा 2b, ये b से गुना करेंगे तो 2b², कहीं कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसको 2b करेंगे तो -2bc हो जाएगा। फिर माइनस को b से c करेंगे तो bc आ जाएगा। समझ गए आप? यहाँ से समझ गए। इसको गुना करने के बाद प्लस c को c से करेंगे तो c²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब आगे चलिए, ये तो मेरा कहानी क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये कहानी को लेते हैं, 2b से करेंगे तो 2ab, माइनस है तो माइनस देंगे 2bc, प्लस b² है तो b² इजिली हम उठा के रख देंगे b²। ठीक है। अब यहाँ से आपको जो जो अंक है वो आपको जोड़ना है, जैसे जैसे जोड़ते हैं ए बी और ए बी, कहीं ये देखिए ए बी प्लस में ए बी, यहाँ है 2ab, यानी टोटल मिला के क्या हो गया 3ab प्लस। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस देंगे यहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ए सी, क्या 2ac है जी, नहीं तो ac को ac आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, माइनस दे दीजिए। ठीक है। 2bc और 1bc, 2bc कितना हो गया 4bc, और 1bc कितना हो गया 5bc, ये हो गया ना 5bc प्लस। ठीक है। 2b² 2b² और b² 3b² 3b² प्लस प्लस c² और कहीं c² है जी, नहीं तो c² यहाँ c², तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। चाहे आप तो इसको, इसका जो भी आप सेट दिया है तो 25 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट उठा के देख लीजिएगा ये प्रश्न, इसका उत्तर आपका यही होगा। समझ गए? 3ab माइनस ab माइनस 5bc प्लस 3b² प्लस c²। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहा। ठीक है। तो चाहे आप इस विधि से बनाइए या ऑप्शन पुट करके विधि, दोनों विधि से आपको लोग को बन जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज तक यहीं तक प्रश्न था। जो प्रश्न छूटे हैं वो बहुत ही मतलब सिंपल प्रश्न थे, वो आप लोग कर सकते थे। ग्राफ वाला प्रश्न थे, इजिली आप अनुपात सब पूछ रहा था, इजिली आप कर सकते थे। जो सबसे मिनिमम है जो आप लोग कर सकते हैं 99.9% स्टूडेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं लेके नहीं आता। जो मेन टॉपिक है मेरे दोस्त, आप जानते हैं मैं फालतू वीडियो बनाने के लिए यहाँ नहीं आता हूँ। जो टॉपिक जो आपके हित में है वो वीडियो मैं लेके आता हूं। तो इसलिए ग्रुप डी का प्रश्न चल रहा है, जितना 17 अगस्त से जो स्टार्ट हुआ था एग्जाम, टोटल आपका A to Z शिफ्ट बाय शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट बाय शिफ्ट कराते जा रहे हैं, और इसी तरह प्रक्रिया निरंतर आपका चलता रहेगा। तो इसीलिए आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो अभी तक ज्वाइन कर लीजिए, और आपका 100% श्योरली देते हैं, मैथ में आपको डाउट नहीं रहेगा यदि शुरू से क्लास आप ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है। और बहुत जल्द टॉपिक वाइज भी आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल के लिए ग्रुप डी का आपका चल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसका यदि चाहते हैं मेरे दोस्त कि इसका हमको PDF मिल जाए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, मैथ मैजिक क्लासेस को करके वहां से आप डायरेक्ट, चाहे वो नोटिफिकेशन जॉब के रिलेटेड कोई फुल नोटिफिकेशन का PDF हो या आपका क्लास का PDF हो, A to Z आपको वहां पे मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है। और आपका एक मैथ स्पेशल चलता है, टॉप 15 क्वेश्चन, ये मेरिट वाले प्रश्न है मेरे दोस्त, ये मेरिट वाले प्रश्न है। ये जो SSC CPO, चाहे वो SSC में हो या बैंक में हो, जो हाई लेवल होता है, जो मेरिट बनाने के लिए होता है, ये मेरिट प्रश्न होता है। मेरिट प्रश्न ये लेके आता है, मात्र 15 क्वेश्चन होता है। तो इस सेशन को आप जरूर देखिए, इससे बेनिफिट ये होगा कि सबसे मिनिमम में आपका कहानी क्लियर हो सकता है सभी। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, SSC GD हो, चाहे वो डिफेंस विभाग हो, चाहे वो कोई भी हो, SSC रेलवे बैंक कुछ भी हो, टॉप 15 प्रश्न एकदम बेसिक लेके आते हैं, कोई वो रिपीटेड प्रश्न नहीं है। ठीक है। तो आपको सेशन पसंद आ गया मेरे दोस्त, तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। करते नहीं है हमको पता है, लेकिन सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और शेयर नहीं किए हैं तो बच्चे के पास जो न्यू बच्चे हैं शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसको सिलेक्शन में एक कदम और कम हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मैथ मैजिक कैलेस को ज्वाइनिंग करके और पे बटन कर दीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन करिए A to Z। ठीक है। तो आज था यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं आगे कोई नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।